हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले हैं स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन का सीज़न 6। तो गाइस, इस सीज़न की शुरुआत होती है और एपिसोड फर्स्ट के स्टार्ट में हमें यही दिखाया जाता है कि यहाँ पर किन्यू और उसके दोनों ही ब्रदर जो थे वो गोल्ड रियल्म की तरफ जाने वाले थे और यहाँ पर जाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो फेई कह रहा होता है कि ब्रदर, लग रहा है कि अब वहाँ पर जाके हम लोग काफ़ी ज़्यादा सफल होने वाले हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर वो डिवाइन वर्ल्ड कैसा होगा? तभी यहाँ पर श्याओ है कहने लग जा रहा होता है कि वेल, अब तो ये सब कुछ हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तभी किन्यू यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ उस ट्रिब्यूलेशन की तरफ ही आगे जा रहा होता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एकदम टोर्नेडो टाइप की स्पीड बनी हुई थी इस जगह पर और ये तीनों ही भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इवन यहाँ पर हुआ फई कह रहा होता है कि ब्रदर, जल्दी से ज़रा यहाँ पर आओ, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन यहाँ हाथ पकड़ने का तो मौका था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर किन्यू से पहले ही वो उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तो फिर किन्यू भी तुरंत ही जंप लगाता है और उसके बाद वो भी वहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका था। जबकि हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो वास्ट वर्ल्ड है, एक डिवाइन वर्ल्ड जो कि यहाँ पर क्लाउड से ढका हुआ है, ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि 120 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर गोल्ड रियल्म एग्जिस्ट किया करता था और इस गोल्ड रियल्म के साथ ही यहाँ पर कुछ और पावरफुल एंटिटीज़ भी मौजूद थी, जैसे कि काउंटलेस फोर्स जो थी वो इस जगह पर आकर इमर्ज किया करती थी, जिसकी वजह से ही यहाँ पर अगर कोई चीज़ फेल अपार्ट भी हो जाती तो फिर उसके बावजूद भी यहाँ पर लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ चलता ही रहता। और साथ ही यहाँ पर एक ऐसी 8 सुपर फोर्सेस थी जो कि यहाँ पर इस पावर ऑफ ओरिजिन को मास्टर करने में कामयाब रही थी, लेकिन अभी के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसी के साथ हमें दिखाया जाता है अब वापस से एक बार फिर से वही 8 मेजर फोर्सेस जो थी वो यहाँ पर कन्फाइंड करने वाली थी और साथ ही एक गेम ऑफ इंटरनिटी को वो प्ले करने वाली थी, जिसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि यहाँ पर इनके पास इस तरीके की पावर है कि किसी भी पावर को डिवॉर भी कर सकती हैं। जिसके साथ ही गाइस अब हमें देखने के लिए मिलता है फाइनली गोल्ड रियल में। यहाँ पर हमें एक पौंड देखने के लिए मिलता है, साथ ही कुछ लोग भी इस जगह पर खड़े हुए थे। तभी यहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर इतने वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी एक भी बंदा यहाँ पर बाहर नहीं निकल पाया है। कैप्टन, क्या आप ऐसे ही प्रमोट करने वाले हो आगे? तभी यहाँ पर वो लड़की खड़ी हुई थी तो फिर कहने लग जाती है उसको, वेल, हमें तो यहाँ पर एक बार फिर से एक और असेंडर्स का वेट करना है, जैसे कि एक बैच हमारे पास आ जाएगा फिर हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना श्याओ हेई जो था वो उस जगह पर आकर खड़ा हो जाता है कि स्टोन के ऊपर, जबकि साथ साथ हमें हुओ फेई भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर लड़की कह रही थी कि अरे वो देखिए, शायद 4 लोग वहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन तभी इनकी कैप्टन कह रही थी कि नहीं, 5 हैं। उसके बाद हम अपने किन्यू को देखते हैं जो कि इस जगह पर आ रहा होता है और वो इस जगह की डोमिनेटिंग फोर्स को भी देख रहा होता है। तभी जो स्टोन होता है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और किन्यू उसी के पास आकर खड़ा हो चुका था। अब यहाँ पर ये टोटल 5 लोग होते हैं जो कि इस गोल्डन पावर को अपनी बॉडी के साथ में अभी देख रहे थे कंबाइन होता हुआ, क्योंकि ये जो गोल्डन पावर होती है वो कोई कोई ही सहन कर पा रहा है। नेक्स्ट टेस्ट में एंटर करने के लिए इन्हें इसको तो पूरा करना ही होगा, लेकिन किन्यू के अलावा कोई भी यहाँ इसको सहन नहीं कर पाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लड़का और आया हुआ था अपनी वाइफ के साथ, वो तो थोड़ी इंजर्ड भी हो चुकी होती है इस पूरे के पूरे चीज़ के दौरान, जबकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभी भी उसका साथी खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि ये लड़का तो अभी तक एब्जॉर्व ही कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि अपना हुओ फे भी यही कह रहा होता है कि ब्रदर को क्या हो चुका है, वो अभी तक क्यों नहीं आए। तभी उनकी कैप्टन कह रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रांग बॉडी होती है उतना ही ज़्यादा सोल लेवल भी हायर होता है, तो शायद इसी वजह से ये लड़का भी और अपनी बॉडी के अंदर इसको कंटेन करने वाला है। वो पॉन्ड के अंदर से और ज़्यादा एनर्जी को हासिल करता जाता है और काफ़ी एनर्जी हासिल करने के बाद किन्यू की ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है, जो कि इतनी ज़्यादा कुछ खास भी नहीं थी, बट उसके सिर्फ क्लोथ वगैरह जो होते हैं वही यहाँ पर चेंज हुए थे। तभी किन्यू कह रहा होता है कि यहाँ पर ये जो पावर ऑफ रिफाइनमेंट है इसको यहाँ पर अपनी बॉडी के साथ में कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल तो है ही, लेकिन साथ ही अगर वो इसे अच्छे तरीके से कर लें तो फिर यहाँ पर बॉडी जो है उसके लिए काफ़ी ईजियर हो जाता है इस पावर ऑफ गॉड को अपने अंदर एब्जॉर्व करना। जिसके बाद किन्यू वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और कह रहा था कि लग रहा है कि शायद मैंने ऑलमोस्ट अपनी लिमिट को रीच कर लिया है और
फिर वहीं पर देखते हैं जहाँ पर वो सारे के सारे लोग खड़े हुए थे और ये कह रहे होते हैं कि ये जो चारों लोग थे इन्होंने 3 घंटे में ही पूरे तरीके से इस पावर को एब्जॉर्व कर लिया था, जबकि ये लड़का अभी तक नहीं कर पा रहा। आखिर ये कर क्या रहा है। तभी यहाँ पर हुआ फेई जो था वो थोड़ा परेशान हो जाता है और कह रहा था कि बिग ब्रदर आखिर आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हो? और वो काफ़ी तेज़ी से आगे जा भी रहा होता है, लेकिन कैप्टन जो थी वो यहाँ पर उसको पकड़ के अपनी फोर्स के थ्रू ही यहाँ पर वापस ले आती है, जबकि वो कह रही होती है कि ये उसकी एक ब्लेसिंग है कि वो यहाँ पर पावर ऑफ गॉड को इतनी देर से एब्जॉर्व कर पा रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ हुओ फई को थोड़ी बहुत शांति तो मिलती ही और यहाँ पर कह रही होती है कि लड़का वाकई में थोड़ा स्ट्रांग तो है ही। साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हुओ फई अब इस लड़की की थोड़ी बुराई भी करने लगा था, बट जैसे ही किन्यू को देखता है तो कहता है कि हे ब्रदर तुम आ ही गए, और साथ ही किन्यू भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर ही कैप्टन कह रही होती है कि असेंड हो चुका है अपनी सारे ही लोगों में से एक हायर पोजीशन पर, और कह रही होती है कि यहाँ पर अपर गोल्ड जो होते हैं वो यहाँ पर इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाते डिवाइन वर्ल्ड में, लेकिन इसने कर लिया। जिसके बाद यहाँ पर हुआ फई आके देख रहा होता है अपने किन्यू को ही और कह रहा होता है कि वाकई में ये जो डिवाइन पावर आपने अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पेनिट्रेट की है, काफ़ी अच्छे से ने काम किया। तभी यहाँ पर उस कैप्टन की साथ ही कहने लग जाती है कि सिस्टर आपको नहीं लगता कि ये कुछ अजीब है। तभी यहाँ पर वो कैप्टन भी कह रही होती है कि हाँ सच में हिस्ट्री के अंदर अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो कि यहाँ पर इस पूल के अंदर 3 आवर्स से ज़्यादा रुक सके, जबकि यहाँ पर अपना किन्यू इसके अंदर रुक चुका था। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बंदा था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रहा था कि मेरा नाम इशिदा है, साथ ही मेरी वाइफ सॉन्ग हुई है। तो ये लोग आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। किन्यू कहता है कि मेरा नाम किन्यू है और ये दोनों ही मेरे ब्रदर्स हैं। लेकिन तभी वो कैप्टन कह रही थी कि यहाँ पर फालतू की नॉनसेंस बातें करने का टाइम नहीं है। अब तुम यहाँ पर इस जगह पर असेंड हो चुके हो तो तुम्हें यहाँ पर डिवाइन स्टोन माइन के अंदर ज़रूर से ही जाना होगा और उसके बाद तुम्हें माइनिंग करनी होगी हमारे होली एम्परर के लिए, और वो भी ये फ्री रहेगी पूरे 1000 ईयर के लिए। ये सुनकर तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि लेडी क्या कह रही है। तभी वो कह रही होती है कि अगर तुम यहाँ पर रेसिस्ट करोगे और यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें यहाँ पर एंटायर गोल्ड रियल्म के अंदर ऐसे ऐसे बीस्ट वगैरह मिलेंगे कि तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तभी किन्यू कह रहा होता है कि हाँ हमें डिवाइन वर्ल्ड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो है ही। तभी कैप्टन कह रही होती है कि चलो तो फिर तुम्हें डिवाइन माइल की तरफ ही लेके चलती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, जबकि हमें दूसरी तरफ ये पता चलता है कि जैसे ये लोग इस जगह पर आ चुके थे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो माहौल अलग इन्हें नज़र आ रहा होता है। तभी ये लेडी कह रही होती है कि ये जो जगह है वो यहाँ पर एक काफ़ी अलग तरीके की जगह है। वो बता रही होती है कि डिवाइन रियल्म जो है वो बाकी सारी जगह से अलग है। वेदर यहाँ पर टेलीपोर्टेशन और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस लेवल की बात तो वो रिलाय करता है यहाँ पर एक पर्सन की एबिलिटी पे, और रियल्म इंक्रीज करेगा तुम्हारी ओवरऑल पावर से। और कह रही होती है कि असल में जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस होती है एक रेंज वाले बंदे की, यानी कि जो एक नॉर्मल इंटीमीडिएट गॉड होता है उसकी 10 मीटर्स तक की कॉन्शियसनेस यानी कि उसकी रेंज हो सकती है, जबकि उससे जो अपर लेवल का गॉड होता है उसकी 100 मीटर्स की हो सकती है। गॉड रियल्म के जो ऑर्डिनरी मास्टर्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 रियल्म्स के अंदर, गॉड्स एंड गॉड रियल्म। जिसके बाद वो इसके बारे में बताने लग जाती है कि जैसे रियल्म यहाँ पर डिवाइडेड हैं 3 पार्ट्स के अंदर, जैसे कि अपर मिडिल एंड लोअर। उसके बाद आगे एक्सप्लेन करते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर जो गॉड होते हैं वो यहाँ पर गॉड किंग के अबव भी हो सकते हैं, और इसके बाद बता रही थी कि गॉड किंग के अबव भी यहाँ पर लेजेंडरी तियानजुन होता है। और उसके बाद कहती है कि असल में ऐसा है कि यहाँ पर तुम में से कोई भी इसको हासिल नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर ये जो लड़की शॉन्ग हुई थी वो ये कहने लग जाती है कि हम तो यहाँ पर लो लेवल के ही घोड़े हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। तभी यहाँ पर वो कैप्टन कह रही होती है कि हाँ कह सकते हो, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अगर तुम अभी से भी शुरुआत करो तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये सुनकर तो अपना हुई फई कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, ज़रा मुझे इसके बारे में तो बताओ। तभी वो कहने लग जाती है कि असल में यहाँ पर सोल रियल्म के अंदर जो लोअर लेवल का भी जो गॉड होता है यहाँ पर उसको भी जिन डाल लेवल को रीच करना पड़ता है, और तुम में से सिर्फ एक ही पर्सन है। जिसके बाद वो किन्यू की तरफ को इशारा करती है। फिर वो ये भी कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर एटलीस्ट डिवाइन स्टोन को इकट्ठा करना होगा, और डिवाइन स्टोन इकट्ठा करने के लिए भी यहाँ पर तुम्हें 10 ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर लगने वाले हैं इसके लेवल को रीच करने के लिए। ये तो वाकई में एक टफ काम इस लेडी ने बता दिया था। तभी यहाँ पर कुछ लोग फ्लाई करते हुए जा रहे थे तो ये लेडी बताने लग जाती है कि असल में वो लोड और असल में ये शेंगलिंग स्टोन माइन के चार्ज में है, और कह रही होती है कि अगर मिलियन ऑफ गॉड में से एक ऐसा बंदा होता है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को हासिल कर पाता है, अगर तुम्हें ये मुकाम हासिल करना है तो फिर तुम भी यहाँ पर इनके साथ फ्लाई कर सकते हो। तभी यहाँ पर अपना हुआ फई पूछने लग जाता है कि तुमने क्या बताया था कि कल्टीवेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट लगेगी।
तभी वो कहने लग जाती है कि असल में बात ऐसी है कि यहाँ पर ये जो स्पिरिट गॉड की डिवाइन कल्टीवेशन वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम इसे डायरेक्ट एब्जॉर्व नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपनी डिवाइन कल्टीवेशन को बढ़ाना है तो फिर इसके लिए तो तुम्हें यहाँ पर उन स्टोन्स का यूज़ ही करना होगा, और साथ ही तुम्हें यहाँ पर और फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सिटी के अंदर एंटर करने का मौका भी मिल जाएगा। ये सुनने के बाद हुआ फेई कह रहा होता है कि डिवाइन एनर्जी भी कल्टीवेट की जा सकती है, जिसके बाद हुई फेई को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ही सच थी इस लेडी के कि तुम यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर सकते हो इस करंट एनर्जी के साथ में। तभी वो कह रहा होता है कि लग रहा है कि अब तो मुझे यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा इन गोल्ड स्टोन्स को अर्न करने के लिए, और कह रहा होता है कि शायद ये एक ही तरीका है इस सिटी के अंदर एंटर करने का। और उसके बाद यहाँ पर ये लोग उस माइन की तरफ ही चले जाते हैं। जैसे जैसे ये लोग माइन की तरफ आते हैं तब तो इन्हें अपने सामने का नज़ारा देखकर काफ़ी हैरानी होती है, क्योंकि माइन में यहाँ पर ढेर सारे लोग थे जो कि वर्क कर रहे होते हैं और उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी होती है। डिवाइन स्टोन्स को अर्न करने के लिए यहाँ पर वो लगातार काम पे काम करे जा रहे थे। इवन यहाँ पर एक ओल्ड मैन को भी देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तभी वो लेडी बता रही होती है कि गोल्ड रियल्म के अंदर जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और साथ ही स्ट्रेंथ नहीं हो तब तक तुम यहाँ पर इन बाकी सारे लोगों की तरह अपनी पूरी की पूरी जान लगा सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे ही अपना हुआ फे ये सब कुछ देख रहा होता है तो उसकी तो यहाँ पर हालत ख़राब हो जाती, इवन वो कैप्टन से ही टकरा जाता है। तभी वो कह रही होती है कि लिटिल मंकी, तुम्हें कम से कम अपना थोड़ा ढंग से ध्यान रख लेना चाहिए। आखिर तुम क्या कर रहे हो उस डिवाइन वर्ल्ड में आने के बाद? तुम तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो। जिसके साथ ही वो यहाँ उसके शोल्डर पर हाथ भी रखती है तो वो थोड़ा शर्माने लगा था, और फिर वो कह रही होती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो फिर हो सकता है कि तुम किसी बड़े पर्सन से टकरा जाओ और फिर वो तुम्हें ख़त्म कर दे। फिर उसके बाद यहाँ पर मौजूद लोगों को रिपोर्ट मत करना। जिसके बाद यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है एक काफ़ी बड़ी सी फॉर्मेशन टाइप ऑफ फीस जो कि यहाँ पर मौजूद थी। और तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है इस लेडी के पास और कह रहा होता है कि क्या आप मुझे थोड़े स्टोन्स दे सकती हो, क्योंकि यहाँ पर इस साल तो मुझे कुछ भी नहीं मिला और साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मुझे स्टोन्स दे दीजिए, मुझे स्टोन्स नहीं मिल रहे हैं। तभी यहाँ पर अभी तीनों के तीनों भी आकर खड़े हो चुके थे ये देखने के लिए, और वो कह रही होती है कि देखो न्यू एसेंडर्स आ चुके हैं, और उन्हें तुरंत ही माइनिंग के टूल निकाल कर दे देती है और कह रही थी कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से काम करना होगा, लोकेशन ढूंढ के स्टोन ढूंढ लो, और जब तक यहाँ अपने 1000 ईयर की टाइम लिमिट को रीच नहीं कर लेते हो तब तक तो यहाँ पर तुमको काम करना ही होगा। और ये कहकर कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर साथ ही हर साल पे करने होंगे 3600 लोग रेड के स्पिरिट स्टोन, और कह रही होती है कि इस साल के लिए इनफ है, खैर अब तुम जा सकते हो, अपने काम पे लग सकते हो। और ये कहकर यहाँ पर सभी लोग जो थे वो यहाँ पर उसकी बात को मान लेते हैं। तभी यहाँ पर ये बंदा इशिजा जो था वो कहने लग जाता है कि पहले तो हम यहाँ पर अपने रेजिडेंस की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर और मेरी वाइफ दोनों ही इन तीनों ही ब्रदर्स को इनवाइट करना चाहेंगे। तभी किन्यू भी कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, लेकिन तभी कैप्टन कह रही होती है कि अच्छा तुम्हें सच में लगता है कि गोल्ड रियल्म के अंदर तुम्हें इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सुनकर वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, और कह रहा होता है कि ठीक है ब्रदर किन्यू। और अब ये लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं माइनिंग करने के लिए, और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ये तीनों ब्रदर्स दूसरी जगह पर आ जाते हैं तब यहाँ पर अपना हुआ फेई कह रहा होता है कि मैंने तो सोचा था कि ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये काफ़ी मीनिंगलेस मुझे नज़र आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ये सुनकर यहाँ पर शाओहे कह रहा होता है कि देखो ब्रदर, बात ऐसी है कि डिवाइन वर्ल्ड जो है ये उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो तुम इसके बारे में सोच रहे हो। तभी यहाँ पर ये लोग अपने माइनिंग टूल को देखने लग जाते हैं। तो किन्यू कह रहा होता है कि जो आर्टिफैक्ट यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का आर्टिफैक्ट है, और अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो मुझे तो डर है कि हमें पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा यहाँ पर ये माइनिंग करने में। और कह रहा होता है कि हमें पहले इस जगह के बारे में थोड़ा और जानना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले अंकल फू के पास जाना होगा। और तुरंत ही वहाँ से वो लोग गायब हो जाते हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अंकल फू के पास में आ गए थे जो कि यहाँ पर इनको टी सर्व कर रहा होता है, और कह रहा होता है कि डिवाइन स्पिरिट जो है डिवाइन सिटी के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एंड हारमोनियस यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। सर्वाइवल के लिए स्पिरिट स्टोन्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तुम यहाँ पर उनको एक्सचेंज करोगे तब तो शायद तुम्हारे चांसेस हैं कि तुम लोग एक अच्छी सिटी के अंदर रह सको। ऑर्डिनरी गोड जो हैं वो तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब ऑर्डिनरी गोड कौन है? ये तीनों भाई ही हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे थे। तभी वो कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी और सिटी के अंदर रहना
तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि टफ तुम्हारे लिए होने वाला है। और साथ ही लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं हो, और साथ ही कुछ ऐसे भी रूथलेस लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि दूसरों का ट्रीजर चुराते हैं और फिर उन लोगों को ख़त्म भी कर देते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है तो फिर टोटली तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर सर्वाइव करना होगा। वीक गोड्स की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं। एक पर्सन जो कि ट्रूली स्ट्रांग है वही यहाँ पर रह सकता है और फिर सिटी के अंदर वो एंटर भी कर सकता है। जिसके साथ ही वो यहाँ के एक पावरफुल पर्सन के बारे में बता रहे थे कि जब यहाँ पर ओल्ड मास्टर मौजूद थे उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ट्रेवल किया था और ढेर सारे आर्टिफैक्ट्स को उन्होंने रिफाइन किया था अपने लाइफ टाइम के अंदर। इवन यहाँ पर उन्होंने होंगमेंग स्पिरिचुअल ट्रीजर को भी यहाँ पर हासिल किया था। तभी यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर सीनियर चे हुए युआन के इस लेवल को रीच कर पाऊँ तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं यहाँ पर अपनी लवर से मिल पाऊँगा। और इसके बारे में ही सोच रहा होता है और कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर कह रहा होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। तभी यहाँ पर उसके दोनों ही भाई भी मोटिवेट हो जाते और कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल हमें भी तो माइनिंग करनी है, लेकिन क्या सच में माइनिंग हमारे जैसों का काम है? बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर किन्यू कह रहा होता है कि अंकल फू प्लीज़ आप हमारे लिए कुछ तो प्रिपेयर करें, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ जल्दी ही स्टोन्स को कलेक्ट करना है। तभी यहाँ पर अंकल फू कह रहे थे कि ठीक है मास्टर। और ये कहने के बाद यहाँ पर अब किन्यू कह रहा होता है कि ब्रदर क्या तुम्हें कुछ पावरफुल वेपन चाहिए? तभी यहाँ पर अब वो खड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो 3 पावरफुल वेपन को लेकर आता है। ये देखने के बाद तो अब यहाँ पर मिस्टर फू कह रहे थे कि ये वो वेपन है जो कि मास्टर ने तुम्हारे लिए छोड़े हैं। तो किन्यू कह रहा होता है कि मिस्टर फू ये जो दोनों हैं ये मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रदर्स हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो सीनियर ने मेरे लिए ट्रीज़र छोड़े हैं मैं इनका अच्छा यूज़ करूँगा। और कह रहा होता है कि हमें तीनों को इसको एक एक ले लेना चाहिए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर शाओहे कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं ब्रदर, हम इतने ज़्यादा प्रीशियस ट्रीज़र नहीं ले सकते। तो मंकी भी कहता है कि हम नहीं ले सकते। तभी किन्यू कह रहा होता है कि जो ट्रीज़र है यकीनन ये प्रीशियस है, लेकिन हम तीनों भाइयों की दोस्ती से ज़्यादा प्रीशियस नहीं है और ना ही हमारे रिलेशनशिप से ज़्यादा प्रीशियस। ये कहकर वो यहाँ पर तुरंत ही फे युआन शेंगजो नाम का एक इनक्रेडिबली फास्ट वेपन दे रहा होता है अपने हुआ फे को। और कह रहा होता है कि जो है ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला स्ट्रेंथ के मुकाबले में। जबकि यहाँ पर ब्लड शॉट ग्लव्स जो थे वो यहाँ पर वो देता है अपने ब्रदर शाओ हेई को। और कह रहा होता है कि इससे यहाँ पर स्पेशल मैजिक पावर तुम्हें मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे तुम दोनों के लिए ही। और उसके बाद यहाँ पर वो एक डिवाइन टावर को अपने लिए रख लेता है ताकि बाद में इसका यूज़ कर सके। अब इसे लेने के बाद यहाँ पर अपना शाओ कह रहा होता है कि ब्रदर क्या सच में हम इसे ले सकते हैं? अब किन्यू तो वहाँ से उनको देकर चला ही जाता है, जबकि यहाँ पर ये दोनों ही कह रहे होते हैं कि हमें अपने ब्रदर का सर एकदम ही ऊंचा उठाना होगा क्योंकि हमारे ब्रदर ने हमारे लिए इतना किया है। अब दूसरी तरफ किन्यू आ चुका होता है अपनी प्रैक्टिस के लिए और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर एक डिफेंसिव फॉर्मेशन के बारे में जान रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर वो एक एरे को यहाँ प्रैक्टिस करने वाला था। तो यहाँ पर उस एरे की पावर के बारे में जान रहा होता है कि जो सेंड एरे है उसकी पावर है सुपरस्टिशन, इल्यूजन और साथ ही एनर्जी एरेस को एम्पलीट्यूड करने की। इसके अलावा भी यहाँ पर जो डिफेंसिव फॉर्मेशन है वो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्मेशन रहेगी। इवन यहाँ पर एक 900 फॉर्मेशन है काउंटी के अंदर, और ये इकलौती ऐसी फॉर्मेशन है जो कि इक्वल है थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मेशंस के। तो अब यहाँ पर किन्यू इसको ही प्रैक्टिस करने लग जाता है क्योंकि ये फॉर्मेशन एक काफ़ी तगड़ी सी फॉर्मेशन थी उसके लिए। जिसके बाद वो अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ कर रहा होता है और इसी एरे का यूज़ कर करके वो यहाँ पर उन स्टोन्स को हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। फॉर्मेशन की खासियत ये थी कि ये यहाँ पर लेयर बाय लेयर काम करती थी, जिससे कि यहाँ पर किन्यू को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। और शायद इसी वजह से उसका फेट उसके साथ था इस ब्रेक थ्रू के अंदर, और वो लगातार किलिंग एरे का यूज़ करते हुए यहाँ पर अपने सामने आने वाले सारे स्टोन्स को ख़त्म करता जा रहा होता है और उसके अंदर से मौजूद उस स्पिरिट स्टोन को हासिल करता है। हालांकि ये जो सैंड फॉर्मेशन थी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि एक बार तो वो इसके अंदर खुद ही फंस कर रह जाता और इसके अंदर कुछ तो हिडन सीक्रेट था जो कि उसे अभी के लिए समझ नहीं आ रहा था। तो वो इस फॉर्मेशन को फिलहाल के लिए रोकता और कह रहा था कि पता नहीं इस फॉर्मेशन के अंदर ऐसा क्या सीक्रेट है, लग रहा है कि अगली बार अगर मैं इसके अंदर गया तो शायद मैं इसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाऊं। जिसके बाद किन्यू हेवन एंड अर्थ के इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है और वो लगातार यहाँ पर इस दैट गेट को प्रैक्टिस करता जाता है। अपने सामने आने वाले हर एक स्टोन को वो तोड़ता जाता और उसके अंदर से उन स्पिरिट स्टोन को हासिल करता जा रहा था। साथ ही यहाँ पर इवन इसके इल्यूजन इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि यहाँ पर इस बार तो उसे अपने सामने जांगली दिखने लग जाती है। उसे देखकर तो वो थोड़ा परेशान हो चुका था और कह रहा होता है कि यही इसकी सबसे ज़्यादा बुरी बात
बात है कि ये सामने उस पर्सन को लेकर आता है कि जिसको देखकर इंसान कुछ कर ही ना पाए। ये किलिंग एरे वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन साथ ही वो यहाँ पर खुद को काबू करता है और अपने सारे ही इमोशंस को कंट्रोल में लाते हुए वो इस बार अपनी सोड के अंदर ढेर सारी थंडर को गैदर करता है और फिर उसके बाद यहाँ हमला कर देता है। अब फाइनली जाकर यहाँ पर अपना किन्यू जो था वो यहाँ पर 900 सोड ऑफ फॉर्मेशन को सीख चुका होता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और कह रहा होता है कि लास्ट ईयर तो वाकई में टफ था, लेकिन मैंने इसको सीख लिया है और अब मुझे यहाँ पर इसके ट्रू नेचर के बारे में भी पता चल चुका है। मे बी मैंने यहाँ पर अपने फर्स्ट रियल्म की फॉर्मेशन को सीख लिया है और साथ ही इसको मास्टर भी कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर अपने डिवाइन स्टोन को कलेक्ट तो करना ही है। जिसके साथ ही अब यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि अब ये किन्यू जो था वो अपने भाइयों से मिलने के लिए चला जाता है, जबकि यहाँ पर जैसे ही वो माइन के अंदर आता है तो यहाँ पर उसका ब्रदर जो था हुआ फेई वो ये कहने लग जाता है कि ब्रदर, मैंने आपके दिए हुए उस वेपन से इतनी ख़ास तरीके से प्रैक्टिस की है कि अब तो मैं शाओ हेई को ना एक पंच में ही हरा दूंगा, 10 गुना मेरी पावर उससे बढ़ चुकी है। तो तभी यहाँ पर किन्यू खुश हो रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर शाओ हेई उससे कहता है कि ब्रदर, बात ऐसी है कि मेरे पास ये जो ब्लड थ्रेड ग्लव्स है ना, ये सिल्वर थ्रेड के थ्रू अटैक करते हैं और इसका अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं तुम पर हमला करूं तो फिर तुम्हारी हालत खराब हो सकती है। जिसके बाद यहाँ पर इशिदा आ जाता है अपनी वाइफ के साथ और कह रहा था कि ब्रदर, काफ़ी सालों बाद आपसे मुलाकात हुई, वाकई में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने ढेर सारे लो ग्रेड के डिवाइन स्टोन को कलेक्ट कर लिया है। वैसे मैं थोड़ा अशेम्ड हूँ ये कहने के लिए, लेकिन देखिए होपफुली शायद मैं यहाँ से निकल के जा पाऊँ, अपनी वाइफ के साथ कोई अच्छा विलेज हम लोग असाइन कर लें। जिसके साथ ही यहाँ पर वो इनसे भी पूछ रहा होता है कि ब्रदर, आपने आखिर यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग लोड जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा भी है। तभी किन्यू कह रहा होता है कि खैर छोड़िए जो भी हो। अब कह रहा होता है कि इशिदा, आप अपना ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर बाय बोलने ही वाला था तभी किन्यू को यहाँ पर न जाने क्यों कोई साउंड सुनाई देता है। ये साउंड काफ़ी ट्रबल वाला नज़र आ रहा था, क्योंकि अब यहाँ कुछ लोग भागते हुए नज़र आ रहे थे। सडनली यहाँ पर माइन जो थी वो टूटने फूटने लग जाती और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारे ही लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी ख़तरनाक सा मोस्टर आ चुका था। उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसे हमने पहले माइन में काम करते हुए देखा था, और मोस्टर एक ही बार में उसका काम ख़त्म कर देता है। इसे देखने के बाद तो इशिदा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कह रहा था कि ये तो यहाँ पर आ चुका है ब्रदर, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक अंडरग्राउंड हायर लेवल का मोस्टर है, तो फिर मुझे जाना होगा। अपनी वाइफ को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। जबकि यहाँ पर ये तीनों ही खड़े हुए थे और यहाँ पर अपना हुआ फेई कह रहा होता है कि ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो किन्यू कह रहा था कि थोड़ा केयरफुल ज़रूर से ही रहना। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हुआ फेई ही आगे बढ़ता है अपने स्पीयर को लेकर हमला करने के लिए। तो हमें दिखाया जाता है वो मोस्टर जो कि वाकई में उससे 50 गुना ज़्यादा बड़ा था इवन। अब उसके बाद यहाँ पर एक हमला करके अपना हुआ फेई पीछे हट जाता है, जबकि यहाँ पर अब आगे बढ़ता है शाओ हेई और कह रहा था कि पहले मैं इसके ऊपर ट्राई करता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर हमला करने के लिए इस मोस्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन मोस्टर के ऊपर जैसे ही वो स्पीयर के थ्रू अटैक करता है तो वो ये चीज़ को भांपता है कि यहाँ पर मोस्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका शेल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सा है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा। तो एक बार फिर आगे बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हुआ। तो हुआ फेई भी उसका साथ दे रहा होता है और वो यहाँ पर कह रहा था कि वाकई में ये एनिमी अंडर एस्टिमेट करने के लायक नहीं है। तो यहाँ पर भागते भागते अपना शाओ हेई तुरंत ही एक बार फिर उसके ऊपर अटैक करता है और इस बार हमला करके वो यहाँ उसके शेल को थोड़ा नुकसान तो पहुंचा ही देता है और अपने उन्हीं ग्लव्स का यूज़ करता है उसको करने के लिए जो कि किन्यू ने उसको दिए थे। लेकिन यहाँ पर ये मोस्टर इतना स्ट्रांग होता है कि वो तो चुटकियों में खुद को आज़ाद करवा लेता है। लास्ट में यहाँ पर वो अपने हॉर्न को भी आज़ाद करवाता है और अब यहाँ पर हुआ फेई के ऊपर भी हमला करता है, साथ ही यहाँ शाओ हेई के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही यहाँ पर इसके सामने खड़े हुए थे। और अब ये मोस्टर यहाँ कह रहा होता है कि तुम्हारा ख़त्म होने का समय आ चुका, और तुरंत ही अपने डंक के थ्रू अटैक कर रहा था, लेकिन किन्यू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसके अटैक को रोकता है और कह रहा था कि आज मैं अपनी स्किल का यूज़ करने वाला हूँ। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने लो लेवल की फर्स्ट फॉर्मेशन का यूज़ करता है, जो कि तुरंत ही जाकर इस मोस्टर के पास से हिट होती है और अब उसे धीरे धीरे करके एक केज में यहाँ पर ट्रैप कर लेती है।
मॉन्स्टर भी इतनी आसानी से यहाँ पर इसके चुंगल में आने वाला नहीं था, वो भी चिल्ला रहा होता है लगातार। तो यहाँ पर किन्यू समझ जाता है कि इतनी आसानी से बाज नहीं आएगा। वो अपनी 5 एलिमेंट सैंड एरे का यूज़ करता है और जैसे ही वो इस बार अपनी इस एरे का यूज़ करता है तब ये मॉन्स्टर तड़पने लग जाता है। वो चिल्लाता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और किन्यू जैसे ही नोटिस करता है कि इसकी हालत थोड़ी ख़राब होने लगी और वो लगातार बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है चारों ही डायरेक्शन से, और वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है और कह रहा था कि ये तो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा पावरफुल पर्सन है। तो किन्यू कह रहा होता है कि बेटा जी अब आपके भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम्हारे ब्रदर्स को ख़त्म कर देता हूँ तब तो तुम मानोगे। तभी यहाँ पर अपना हुआ फई आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो शाओ है उसको रोक लेता है और कह रहा था कि नहीं, तुम यहीं पर रुक जाओ। तभी किन्यू को देखते हैं जो कि उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि इंडीड ये जो मिट्योर मेरे पास ही काफ़ी स्ट्रेंज है, इसने मुझे पहले ही रियलाइज़ करवा दिया कि मुझे वहाँ से मूव करना चाहिए। अब ये दोनों ही भाई खड़े हुए देख रहे थे कि किन्यू अब क्या करेगा। तो अभी से देखने के बाद अब यहाँ ये मॉन्स्टर कह रहा होता है कि ये तो एक इमोर्टल गॉड है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, और धीरे धीरे वहाँ से निकलने की कोशिश भी करता है। लेकिन किन्यू भाई साहब पहले ही रेडी थे अपने उस स्टार को लेके जो कि उसने मास्टर, और अब यहाँ पर वो उस टार का यूज़ करता है अपने डेथ टार हेवन का यूज़ करते हुए। वो धीरे धीरे करके यहाँ पर उसकी पार से यहाँ चेन्स को निकालता है और चेन्स तो यहाँ पर ट्रैप कर ही लेती हैं इस मॉन्स्टर को, जिसके बाद वो भागने की कोशिश भी काफ़ी कर रहा था। लेकिन किन्यू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर का यूज़ करते करते उसे काफ़ी हद तक मजबूर कर वो कोई एक्शन न ले पाए और अल्टीमेटली किन्यू उसे अपने पास रखने में कामयाब हो ही चुका था और किन्यू के पास वो टावर आ चुका होता है। तभी अपने भाइयों के पास आता है तो दोनों ही भाई कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तभी किन्यू कहता है कि नहीं, पहले यहाँ से निकलना हो, के बाद में बात करेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर काफ़ी सारे सैनिक आ जाते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए, और किन्यू कह रहा था कि लग रहा है कि इस बार हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। और तभी यहाँ पर एक बंदा और एंटर करता है। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।